और बहुत प्यारे प्यारे जो वेलनेस कोचेस हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया है सबने मिलके कि आज मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे पता है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। जो चीजें मुझे यहाँ पर सिखाई गई हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच टॉप लीडरशिप्स एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे अमेजिंग से गेस्ट का जो आज यहाँ पर इस ऑनलाइन क्लब में इतने उत्साहित होके बैठे हैं और जो रोज अटेंड करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। मेरा नाम आकांक्षा चंद है, टनकपुर से बिलोंग करती हूँ और इस अमेजिंग से न्यूट्रिशन को लेते हुए मुझे 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बाय बैकग्राउंड में एक स्टूडेंट थी और काफी अनहेल्दी हो चुकी थी। जब मैंने इस न्यूट्रिशन को लेना स्टार्ट किया था तो शुरुआत के 4 महीने में मेरा 14 केजी फैट लॉस हुआ था। अराउंड 63 टू 65 केजीज मैंने जब हो गई थी तब मैंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था और विद इन 4 मंथ्स मैंने अपना वेट 51-52 पे कर लिया था। तो थैंक यू कहना चाहूंगी अपने अमेजिंग से हेल्थ कोच। जैसे आप सबके हेल्थ कोच है जो आपको गाइड करते हैं पल पल, वैसे ही मेरे भी हेल्थ कोच हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया। मेरा रिजल्ट तो क्रिएट करवाया ही करवाया, मेरे साथ में मेरी मदर का भी रिजल्ट उन्होंने क्रिएट करवाया। ये मेरी मदर है, इनका भी 6 मंथ में 13 केजी फैट लॉस हुआ और इनके 6 इंचेस भी लूज हुए। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे अमेजिंग से हेल्थ कोच मिस्टर एंड मिसेस बसंती किशन चंद सर एंड मैम का। ये जैसे कि न्यूट्रिशन सबके लिए जरूरी है, मेरे लिए जरूरी है, मेरी मदर के लिए जरूरी है, वैसे ही मेरे हेल्थ कोच ने गाइड किया। ये मेरी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी पूरी फैमिली है, मेरे भतीजे भतीजियां हैं, मेरे फादर मदर हैं जो ये न्यूट्रिशन यूज करते हैं। एंड मेरे हेल्थ कोच ने मुझे गाइड किया था कि कैसे मैं अपना एक हेल्दी रूटीन अपना सकती हूँ जीवन भर, जिससे कि मैं मेरी बॉडी और मेरी फैमिली भी उस रूटीन को अपनाएगी और वो भी हेल्दी रहेगी। सो थैंक यू कहना चाहूंगी अपने कोच को जिन्होंने मुझे ये हेल्दी रूटीन कैसे फॉलो करते हैं सिखाया। और यही चीजें मैंने जो सीखी वही आज मैं लोगों को सिखा रही हूँ। पहले लॉकडाउन के पहले हम फेस टू फेस लोगों से बात करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी हम फेस टू फेस कर रहे हैं। बस फर्क बस इतना है कि आज हम ऑनलाइन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सिखाते सिखाते आज सीखते सीखते और कुछ कुछ चीजें सिखाते सिखाते ही मुझे बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करी हैं, समझी हैं। उसमें से एक जो फेवरेट टॉपिक है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये मैं पहले भी लेके आई थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस की वजह से, नेटवर्क चैलेंजेस की वजह से हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो अगेन हम आज डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाएंगे। ये इसलिए जरूरी है, न्यूट्रिशन से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाना किन किन चरणों में किन किन ऑर्गन से होते हुए पास होता है और वहां पचता है। क्योंकि न्यूट्रिशन आपकी पूरी बॉडी के लिए है, लेकिन जो आप खाना खाते हो उसको पचाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो उस पचे हुए खाने में से न्यूट्रिशन मिलेगा। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम को सीखेंगे, यानी कि आपका पाचन तंत्र और पाचन क्रिया को हम यहाँ पर सीखेंगे। एक्चुअली पाचन तंत्र क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और डाइजेस्टिव जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है। खाना हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, भूख को मिटाने के लिए हम खाना खाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए खाना खाते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस चीज के लिए यूज होता है? वो खाने को, जो हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे उसमें से न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन होता है खाना, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। जो खाने के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, खाने में से उन पोषक तत्वों को निकालने के लिए और बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में खून के द्वारा वो न्यूट्रिशन पास करवाने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और वो इस बेसिस पे काम करता है कि आपकी बॉडी के सेल टू सेल को उसके मतलब का पोषण या उसके मतलब का पोषक तत्व मिल जाए। डाइजेस्टिव प्रोसेस रहती है, हमारी पाचन की क्रिया रहती है, वो 4 चरणों में होती है। पहली होती है इंजेशन, यानी कि खाने को ग्रहण करना, यानी टेकिंग द फूड, खाने को अपने अंदर ग्रहण करना। और फिर होता है डाइजेशन, जो मेन प्रोसेस है हमारी, यानी कि खाने का छोटे छोटे पोषक तत्वों में टूटना। और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, खाना तो टूट गया पोषक तत्वों में, लेकिन अब क्या उसका पोषक तत्वों का क्या, अब सेल्स के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपके सेल्स उस पोषक तत्व को खाएंगे अब। और इजेशन, ये सबसे लास्ट की क्रिया रहती है, यानी कि आपकी बॉडी में जो गंदगी है, जो खाना पच चुका है, जो खाना पचने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उसका बॉडी से साफ होना। लेकिन आज हम सिर्फ डाइजेशन सीखेंगे। डाइजेशन देखिए,
डाइजेशन का रोल बहुत बड़ा है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और इसमें ऑर्गन्स भी उतने ज्यादा ही है। जैसे एक जंग होती है तो उसमें बहुत सारे सिपाही होते हैं, हर सिपाही का अपना अपना रोल होता है। वैसे ही हमारा डाइजेशन है, उसमें हर ऑर्गन का अपना अपना एक रोल होता है। खाना बहुत सारे ऑर्गन से पास होके जाता है। कुछ होते हैं मेजर ऑर्गन्स जो जिसमें से खाना पास होके जाता है, और कुछ होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स जिसमें से खाना पास तो नहीं होता, लेकिन वो डाइजेशन करने में हेल्प जरूर करते हैं वो ऑर्गन्स। अब हम आज पहले तो हम मेजर ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। मेजर ऑर्गन्स में सबसे बड़ी चीज जो सबसे पहले जो आता है वो हमारा मुंह होता है, हमारा माउथ, जहाँ से पहले हम पहला निवाला ग्रहण करते हैं खाने का। और माउथ के अंदर क्या होता है, दांत होते हैं हमारे, जो कि खाने को टीयर करने में, यानी कि तोड़ने में, काटने में और खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। पहला खाने का डाइजेशन का प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट हो गया कि खाना आपने काट दिया और उसको चबाने लगे। दूसरा क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, यानी कि लार ग्रंथि होती है जिसमें से लार निकलती है। और लार में आपके बहुत ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेज जिसको हम कहते हैं, टाइलिन जिसको हम कहते हैं, वो रहता है जो कि खाने में खाने को क्या करता है, मॉइस्चर प्रदान करता है। आपका सलाइवा, आपका लार खाने को मॉइस्चर यानी कि गीला करता है, ताकि वो चबा के हमें उसकी लुक भी बना सके, खाने की जो आप निवाला खा रहे हो उसकी आप लुक भी बना सको, और वो इजीली आपके फूड पाइप से होते हुए आपके पेट में पहुंच सके। यस सर, नेक्स्ट करेंगे हम स्लाइड। हाँ तो और जो ये आपका स्लाइवरी अमाइलेज निकलता है, जो कि आपका एंजाइम है, जो आपकी लार ग्रंथि से निकलता है, ये क्या करता है, जो आपके खाने में, मान लीजिए आपने कुछ आप जो भी खा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ स्टार्च होता है, उस खाने में कुछ ना कुछ स्टार्च होता है। जैसे आलू है, आलू में स्टार्च होता है। गेहूं, आप रोटी खा रहे हो, रोटी में भी स्टार्च होता है। तो उस खाने को, उस स्टार्च को क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में तोड़ देता है। खाना आपका आपके मुंह से ही थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने लग जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट करेंगे हम। फिर ये खाना आपके फूड पाइप से, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, वहां से पास होते हुए आपके पेट तक जाता है। ईसोफेगस में क्या होता है, एक ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, आपका पाइप, पाइप से आप समझ रहे होंगे कि एक नली जैसा। और आपके आपके फोन्स में, आपके लैपटॉप में स्लाइड्स भी आ रही होंगी, बगल में एक आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, एक नली जैसा, उसके अंदर कुछ गोल गोल है। वो गोल गोल आपके खाने की लुगदी है, जिसको हम बोलस कहते हैं। ये आपके फूड पाइप से पास होता है। आपका फूड पाइप कहाँ होता है, आपके विंड पाइप के पीछे होता है। आपकी श्वास नली के पीछे आपकी खाने वाली नली होती है, आपका फूड पाइप होता है। और उन दोनों के बीच में एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस में आपका एक ऑर्गन रहता है, जो कि आपके खाने को आपके फूड पाइप में डालता है, और आपके श्वास की नली में उस खाने को जाने से रोकता है, वहां पर आपको प्रोटेक्ट करता है एपिग्लोटिस। और आपकी जो फूड पाइप होती है, इसमें म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि आपके खाने को मूव करने में हेल्प करता है। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे स्लाइड में कि एक ये नली है, आपकी फूड पाइप है, और इसमें से खाना पास होते हुए आपको दिख रहा होगा। और जहां जहां खाना पास हो रहा है, वहां पर वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, वहां पर वो नली फूल जा रही है। अब सोचिए, इस नली को फूलने के लिए खाली जगह चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, आपके हेल्थ कोच भी समझा रहे हैं, सारे हेल्थ कोचेस हमें समझाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फैट जम रहा है, ऑर्गन्स के बाहर फैट जम रहा है। जब ऑर्गन्स के बाहर फैट जम जाएगा, तो क्या ये ऑर्गन्स को काम करने का स्पेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आपके इंटरनल ऑर्गन्स की, आपके इंटरनल बॉडी की क्लींजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। यस, फिर ये जो फूड पाइप है, ये आपके खाने को आपके पेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। यानी कि आपका रियल पेट जो बाहर से दिख रहा है, ये नहीं, यहाँ पर टमी नहीं, आपका अंदर का पेट, जिसको हम हिंदी में अमाशय कहते हैं, जो कि एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है, जे शेप में होता है। इसके अंदर इनर फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम रियुगे कहते हैं। और क्योंकि ये इनर फोल्ड्स क्या होते हैं, ये लचीला होता है, थोड़ा इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इसमें। आप कहते हैं ना कि टमी बढ़ गया है, पेट फूल गया है, ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका जो थैले लाइक स्ट्रक्चर वाला पेट है ना, इसमें बहुत सारी इलास्टिसिटी होती है। और जब आप ज्यादा आपकी बॉडी में फैट आ जाता है और ज्यादा आप अनहेल्दी खा लेते हैं, तो ये आपका पेट फूल जाता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
और आपके पेट में देखिए, आपका पेट में जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल डाइजेशन ये समझना कि यहाँ से आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। आपके खाने में से न्यूट्रिशन अलग होने लग जाता है। जैसे आप दही को मथते हैं ना, तो वो छाछ बनती है। फिर छाछ बनने के बाद क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है, और छाछ अलग होती है, छाछ में से पानी भी अलग होता है। तो ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पर कुछ आपके पेट के अंदर ऐसी उथल पुथल चल रही होती है, जिसको हम चर्निंग कहते हैं। चर्निंग को हम छाछ बनाने की प्रोसेस को भी हम चर्निंग कहते हैं। यानी कि दही में से मक्खन को अलग करने की प्रोसेस को भी हम चर्निंग कहते हैं, जो कि आपके पेट में होती है। और आपके पेट के अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, जिसमें कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वाटर होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं आपके पेट के अंदर, और बहुत सारा म्यूकस होता है। म्यूकस यानी कि चिपचिपा पदार्थ, जो कि खाने को बॉडी में चिपकने नहीं देता, उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और यही सब जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, यही सब आपके खाने को उस टाइम जब वो चरने की प्रोसेस में होता है तो डाइजेस्ट करते हैं, और उसमें से हल्का हल्का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाता है। फिर ये खाना क्या होता है, ये खाना नीचे आपके फिर आपकी छोटी आंतों में जाता है। कहाँ से जाता है, आप बगल की स्लाइड में बगल में फोटोग्राफ देख रहे होंगे, पाइलोरिक स्प्रिंचर है, वहां से खाना आपकी छोटी आंतों में जाता है। और जो पाइलोरिक स्प्रिंचर, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जब खाना पास होता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट में, एकदम से खाने को आपकी छोटी आंत में नहीं डालता है, छोटे छोटे अमाउंट में खाने को आपकी छोटी आंत में डालता है। अगर एक साथ चला जाएगा तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, HCl बनता है, वो एक एसिड है, वो अचानक से आपके हर ऑर्गन्स के पास नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी वहां पर जाने से थोड़ा बहुत रोकता है। और आपकी बॉडी के पीएच लेवल को भी पर ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें, जो कहने के लिए तो हम स्मॉल कहते हैं, लेकिन होती बहुत ज्यादा बड़ी है। लमसम 21 मीटर कहते हैं, कितने मीटर कहते हैं, इतनी बड़ी तो ये आंत होती है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। ये क्या है, ये सब बहुत सारा डाइजेशन का बहुत बड़ा भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें कि आपके जो भी आपका खाना जा रहा है, पास हो रहा है, उसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। यानी कि विटामिन का, मिनरल्स का, पोषक तत्वों का बहुत बड़ा भाग यहाँ पर आपकी छोटी आंतों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ग्लूकोज वगैरह लिखा है, ये भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। क्यों होता है, क्योंकि छोटी आंतों में क्या होता है, विलीज पाई जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो गंदगी को बाहर करती हैं और खाने में से मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स पोषक तत्व, मैक्रोमोलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि बहुत बड़ा भाग न्यूट्रिशन का यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है विलीज द्वारा, आपकी छोटी आंतों में विलीज पाई जाती है। और फिर ये खाना जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंतों में। ये लास्ट भाग है आपका बॉडी का, जहां पर खाना लास्ट बार पचता है। एक बार फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट बार जो खाने का बचा खुचा मटेरियल है, उसमें से जो बचा खुचा न्यूट्रिशन है खाने में, जो लास्ट का बचा हुआ अमाउंट है, जो पहले नहीं पच पाया था, जो पहले बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। और इस लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी में, बहुत बड़ा रोल। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। जैसे सेकम है, सेकम वो पार्ट है जहां से आपकी छोटी आंतें जुड़ी हुई होती, जहां से आपका खाना बड़ी आंत में एंटर करता है। और फिर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यहाँ पर, आपका कोलोन, जो सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो होता है कोलोन। इसको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर आपका आता है रेक्टम। रेक्टम वो ऑर्गन जहां से, वो पार्ट इंटेस्टाइन का, जहां से खाना वेस्ट मटेरियल आपका पास आउट होता है बॉडी से। अभी हम कोलोन को समझेंगे कि कोलोन में ऐसी क्या चीज है कि उसको साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर गंदगी नहीं जमनी चाहिए। हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का, आपके कोलोन का। यस सर, हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। सबसे बड़ी चीज, कोलोन में आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। खाने में जो भी आपका पानी रहता है, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। जो आपका बॉडी में जितनी जरूरत है पानी की,
और जो खाने में आपका पानी जब खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, जब उसका बोलस बनता है तो वो लिक्विड लिक्विड होता है, तब उसमें से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो जब वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से निकलता है तो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसमें से पानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंतें सोख लेती है। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपकी छोटी आंतें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम आपकी बड़ी आंतें करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका बड़ी आंतों में क्या होता है, गट भी होता है जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। जैसे कि हम आपके हेल्थ कोचेस ने गाइड किया होगा, मेरे हेल्थ कोच ने मुझे खुद गाइड किया था कि सिंपली प्रोबायोटिक खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत बैलेंस करके रखते हैं। गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया हमें बैलेंस बना के रखते हैं। अब इस बैक्टीरिया का क्या काम है? ये क्या करता है, जो आपका खाने के थ्रू जो गंदे बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी में, उनको भी किल करता है। और जो खाना आपका आया होता है, जो उसमें से कुछ ऐसे शुगर्स रहते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और फाइबर होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो ये बैक्टीरिया उस फाइबर को भी डाइजेस्ट करते हैं, और जो शुगर्स रह जाती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह रह जाता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको ये बैक्टीरिया यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में, और उसमें से विटामिन के और बायोटीन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपकी बॉडी में फिर आपकी बॉडी में ब्लड के द्वारा वापस ये न्यूट्रिशन यानी कि विटामिन के और बायोटीन वापस आपकी बॉडी में पहुंच जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, आपकी एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्वस्थ है तो आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं होगी, लेकिन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में गंदगी बहुत है तो एसिडिटी होनी ही होनी है। बहुत सारे लोग एसिडिटी से परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी आंतें साफ नहीं होती है। और आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर थोड़ा सा क्षारीय पदार्थ सिक्रीट होते हैं, यानी कि क्षारीय यानी कि बेसिक, एसिड और बेस होते हैं ना, तो अम्ल और क्षार, यहाँ पर क्षारीय पदार्थ यहाँ पर सिक्रीट होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के पीएच लेवल को यानी कि एसिडिक लेवल को, बेसिक लेवल को बैलेंस करके रखते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी कि आपको इन्फेक्शन से बचाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में म्यूकस की लाइनिंग होती है, चिपचिपे पदार्थ की लाइनिंग होती है इसके दीवारों में, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को वापस से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। जो आपका अब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारा स्टूल होता है, जो मलमूत्र होता है, वो गंदगी होती है, और गंदगी में आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल चीजें होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सोचिए, वो गंदगी पहले हमारे पेट में है, उसके बाद वो बाहर आती है। अब पेट में रहेगी तो उसमें बैक्टीरिया जो होंगे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेंगे। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन अगर साफ है, उसमें प्रॉपर म्यूकस की लाइनिंग है, तो वो गंदा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रीएब्जॉर्ब दोबारा से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, वेस्ट मटेरियल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और वहां पर अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज की मात्रा अच्छी, यानी कि प्रोबायोटिक्स की मात्रा अच्छी है आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में, तब भी ये बैक्टीरिया बॉडी से बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन से डेवलप होना स्टार्ट होता है। आपके लार्ज इंटेस्टाइन ही आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, उसका प्रोडक्शन करता है, जो कि आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। और ऐसा माना जाता है कि जो अपेंडिक्स होता है उसमें से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, और अपेंडिक्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसमें से खाना पास नहीं होता है, लेकिन वो खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। अब एसेसरी ऑर्गन्स में बेसिक हमारे 3 ऑर्गन्स आते हैं। लिवर यानी कि आपका यकृत, जिसको हम कलेजा कहते हैं, आपका गाल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली, और आपके पेनक्रियास यानी कि आपका जठर।
ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत सारे एंजाइम्स को, बहुत सारे ऐसे पदार्थों को सिक्रीट करता है, यानी कि निकालता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है। अभी हम जाएंगे लिवर के काम पे जाएंगे कि लिवर का क्या रहता है। एक्चुअली लिवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। ये लार्जेस्ट इन एसेसरी ऑर्गन्स में, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं ऑर्गन्स, उनमें ये उन 3 ऑर्गन्स में ये सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये लगभग 1.5 किलो का होता है और इसमें से क्या निकलता है, बाइल निकलता है, बाइल जूस, जो बहुत मतलब काफी लोग ये सोचते हैं कि वो जॉन्डिस के लिए वो जॉन्डिस का कारण है, बाइल अगर ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो जॉन्डिस का कारण है, लेकिन ये अलग चीज है, अलग मैटर है। लेकिन ये खाने को पचाने में कैसे हेल्प करता है, इसमें से जो बाइल पिगमेंट निकलते हैं वो खाने को बचाने में ऐसे हेल्प करते हैं कि जो पुराने ब्लड सेल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, क्योंकि वो पुराने हो चुके होते हैं। जब पुराना जाएगा तभी तो नया बनेगा ना। जब आप नया न्यूट्रिशन लोगे, न्यूट्रिशन जो लोगे वो नया ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल तभी तो फॉर्म करेगा जब पुराना आपका जो पहले का है वो ब्रेक डाउन हो जाए। तो बाइल जूस क्या करता है, आपके पुराने ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है। और उसके बाद ये जो बाइल होता है ये कहाँ स्टोर होता है, ये आपका गाल ब्लैडर में, यानी कि आपकी पित्त की थैली में स्टोर होता है। पित्त की थैली को हम स्टोरेज सैक कहते हैं, यानी कि भंडारण यहाँ पर रहता है बाइल जूस का। और ये कैसे काम करता है, जो कि फूड, जो बाइल होता है फूड में आपके फैट होता है, जो जिस भी फूड में आपके फैट होता है वो जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंटर करता है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉल्ट सिक्रीट करता है। बाइल जो होता है वो सॉल्ट्स को, कुछ पदार्थों को सिक्रीट करता है जो कि आपके फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आपका बाइल जूस है ये आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब हम पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि पैनक्रियाज का क्या रोल है। पैनक्रियाज यानी कि जठर, कहते हैं ना कि एक जठर अग्नि निकलती है सुबह सुबह, जठर अग्नि और जठर रस निकलते हैं सुबह सुबह। इसलिए सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जो फॉर्मूला 1 लेते हैं हम सुबह के टाइम पे ज्यादा लेते हैं, इसको रोज हम सुबह के टाइम पे लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं कि जो खाने को पचाकर उसमें से पूरा पोषण सोख लेते हैं। लेकिन शाम होने तक यहाँ पर सिक्रेशन कम हो जाता है इन एंजाइम, खाना पचाने वाले एंजाइम्स का। इसलिए सुबह का खाना कहते हैं कि हम हाईली न्यूट्रिशियस खाना खाएं, जो कि एब्जॉर्ब, जिसमें से ज्यादा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। ये डाइजेस्ट करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, आपके खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, लिपिड्स को। इसलिए तो सुबह हम जो फॉर्मूला शेक पीते हैं उसमें अच्छा खासा हमें प्रोटीन की मात्रा मिलती है, और जब ये सब, और विटामिन की मात्रा मिलती है, और जब ये सब एब्जॉर्ब होता है बॉडी में तो दिन भर हमें बॉडी एनर्जेटिक महसूस होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी आती है हमें। और बहुत सारी चीजें हैं। पेनक्रियाज लगभग 1 से 1.5 लीटर पेनक्रियाटिक जूस दिन भर में हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। और जो पेनक्रियाज के जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं उसमें से एक है बाइकार्बोनेट आयन। ये आपकी बॉडी में पीएच लेवल को, आपकी बॉडी में एक ऐसा एसिड HCl भी बनता है जो कि एक ब्लेड को भी गला सकता है। उससे आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को बचाता है आपका बाइकार्बोनेट आयन। सो आज आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक था, जिसमें कि आपको ये अभी मैंने बताया है कि खाना कहाँ से पास होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि खाना पास कहाँ से होता है बॉडी में, और किन किन, अगर खाना इतनी जगह से पास हो रहा होगा तो सब जगह कुछ ना कुछ गंदगी अटक रही होगी, और उस गंदगी को साफ भी करना पड़ेगा। और साफ कैसे करना है वो आपके अमेजिंग से हेल्थ कोच आपको गाइड करेंगे। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जो है वो ना तो मेडिसिन है, ना कोई ड्रग्स है, ना कोई मेडिसिन है, और ये किसी भी बीमारी को क्योर नहीं करते हैं, मतलब बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। ये सिंपल एक खाना है जो कि मैं 2.5 साल से खा रही हूँ, मेरी फैमिली 2.5 साल से खा रही है। मेरे घर में चाहे 1 साल का बच्चा हो चाहे 6 साल का बच्चा हो, वो भी 2.5 साल से मतलब जब से पैदा हो गए तब से खा ही रहे हैं सब लोग। और ये आपकी बॉडी को देखिए, फूड गिव्स योर बॉडी न्यूट्रिशन, खाने से आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है।
और जब आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को यूज करती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाती है। जब आपकी कमियां पूरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से बीमारियां भागेंगी ही भागेंगी। वो कहा जाता था ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि एप्पल में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते थे जो बीमारियों से लड़ने में आपके शरीर की हेल्प करते थे। अब आपके ब्लड को बनने के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए, आयरन चाहिए ना। अगर प्रॉपर आपने खा लिया तो ब्लड तो ऐसे बन जाएगा, हीमोग्लोबिन की तो कमी नहीं होगी आपको। अगर आपने विटामिन प्रॉपर आप ले रहे हो, प्रॉपर आप ओमेगा 3 ले रहे हो, तो आपकी आंखों की रोशनी तो एकदम बराबर रहने वाली है, बढ़िया रहने वाली है, 6/6 रहने वाली है। तो आपको एक्स्ट्रा मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा। और हमारा जो न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, ये एक सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, ये ऑर्गन टू ऑर्गन नहीं, ये सेल्स टू सेल्स काम करता है। आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी है, हर एक सेल्स के लिए एक खास तरह का न्यूट्रिशन होता है जो कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से आपका वो कमियां पूरी हो जाती है, हर सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू सो मच। वाओ, सो अमेजिंग नॉलेज मैम, इट्स वेरी अनबिलीवेबल नॉलेज। मैम ने हमें इतनी अच्छी तरह बताया कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कैसे वर्क करता है, क्योंकि बाहर से दिखने में तो हम लगता है कि नॉर्मल बॉडी है, लेकिन जो हमारे जो बॉडी के हर पार्ट होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उनको किस तरीके से हमें स्वस्थ रखना है, और वो तभी स्वस्थ रह सकते हैं जबकि हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दे। क्योंकि खाना जो है केवल उससे पेट भरना है जब, लेकिन न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की जरूरत है जो कि हमें बहुत जरूरी है, जो कि हमें बीमारियों से दूर रखती है। और मैम ने हर पार्ट को इतनी अच्छी तरह से समझाया, जैसे कि सबसे पहले आप फूड लेते हैं, उसके बाद वो फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी के पार्ट में आपके ब्लड के थ्रू जाते हैं और उसका इंजेक्शन होता है। तो मैम और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे हमारी जो छोटी आंत है उसमें विलाय पाई जाती है, तो वो विलाय को भी हमको स्वस्थ रखना है। उसे कैसे रख सकते हैं, ये आपको ज्यादा गाइडेंस आपके अपने वेलनेस कोच से मिल सकती है। और आप अपनी बड़ी आंत को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कि बड़ी आंत में क्या इम्यून पावर रखने की प्रोसेस होती है, तो हमें अपने बड़ी आंत को स्वस्थ रखना है। तो मैम वेरी वेरी थैंक यू, आपने इतना अमेजिंग सा नॉलेज दिया, क्योंकि जो हमारी जो बॉडी की जो अंदर के जो पार्ट है उनकी हर पार्ट की हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग उसमें अच्छा न्यूट्रिशन डालते हैं तो वो न्यूट्रिशन हमें बीमारियों से दूर रखता है और हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है। क्योंकि जो हमारा जो सेलुलर न्यूट्रिशन है वो सेल्स में जाके काम करता है, और सेल्स ही हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। अगर हमारे सेल्स स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ हैं, क्योंकि एक सेल्स को एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स जाना बहुत जरूरी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना है और प्रॉपर उसे क्या क्या मात्रा में कितने न्यूट्रिएंट्स देने हैं, ये आप अपने वेलनेस कोच से ज्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। सो आप अपने डे को एंजॉय करेंगे। तो मैम को हम एक वार्म वेलकम के साथ फिर से दोबारा से थैंक यू बोलेंगे। तो ऑन माय काउंट 1 2 3, thank you ma'am for your unbelievable knowledge. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Akansha, ma'am. Thank you. Thank you, Ananda, ma'am. Thank you, ma'am.